सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुश गर्ग और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इनकम टैक्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टैक्स होता क्या है। टैक्स हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्टली किसी पर्सन की इनकम पे लगता है। गवर्नमेंट आती है, हाथ फैला लेती है कि हमें भी पैसा दे दो, जो तुमने पैसा कमाया उसमें से थोड़ा हमें भी दे दो। ठीक है, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि वो डायरेक्टली तुमसे नहीं मांग रही पैसे, हाथ फैला नहीं रही तुम्हारे सामने आके। वो गुड्स पे उन्होंने जीएसटी लगा रखी है। जीएसटी जैसे उसका एग्जांपल है, जीएसटी लगा रखी है, कोई वैट लगा रखा है। वैट पहले होता था, अब नहीं होता। तो उन्होंने जीएसटी लगा रखी है, तो इनडायरेक्टली तुम्हारे इनकम को ही इफेक्ट कर रहा है। डायरेक्टली वो खुद पैसा नहीं मांग रहे, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। उसके डायरेक्ट टैक्स जो होता है डायरेक्टली इम्पोज ऑन अ पर्सन एंड इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। Indirect taxes indirectly levied on a person's income and its burden can also be shifted. Burden and shifted का मतलब ये होता है कि जिस पे टैक्स, जिसने इनकम कमाई है उसी को टैक्स भरना पड़ेगा। इधर जो होता है कि जिसने इनकम कमाई होती है उसे टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं होती। ये अभी हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो हम ये वाले डायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हमने अभी देखा कि टैक्स कितने तरीके के होते हैं। अब हम देखेंगे कि टैक्स भरता कौन है। जो बंदा टैक्स भरता है, जिसके सामने आगे गवर्नमेंट हाथ फैलाती है, उसको हम असेसी कहते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में। असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, अब असेसी टैक्स भरता कब है, हमें पहले ये भी ध्यान लगाना पड़ेगा। हमने सीखा हुआ है कॉमर्स में, फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, 1 अप्रैल से टू 31 मार्च। अब जैसे किसी बंदे ने इनकम कमाई, यहां से इन्होंने, अब जो बंदा इनकम कमा रहा है, हमने एक दिन इनकम कमाई, अब गवर्नमेंट रोज तो नहीं आ जाएगी कि हमें जाओ अपने इनकम में से पैसा दो। तो एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम तक इनकम हम कमाते हैं, उसके बाद जो है गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांगती है। अब पूरे साल के लिए आपने जितनी भी इनकम कमाई है, उसके बाद साल खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है टैक्स भरना पड़ता है। इन दोनों ईयरों को अलग अलग नाम दिया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे। जैसे 1 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ महीना, 31 मार्च को खत्म हुआ। ये पूरा ईयर आपने इनकम कमाई है और कुछ नहीं करा है। यहाँ पे आपने इनकम कमाई। इस ईयर को हम, वैसे फाइनेंशियल ईयर यही है, बस इसे इनकम टैक्स के लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर बोला जाता है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। और प्रीवियस ईयर इनकम कमाने के बाद अब आपको टैक्स भरना है, तो उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। जिस साल में आप टैक्स भरोगे उसे असेसमेंट ईयर, जिसमें आपने इनकम कमाई है उसे प्रीवियस ईयर कहा जाता है। ये असेसमेंट ईयर नेक्स्ट पूरा साल ही हो गया। जैसे 31 मार्च फिर 1 अप्रैल आएगी, फिर वही 31 मार्च तक ये आपका असेसमेंट ईयर चलेगा। तो इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं PY एंड AY। नाउ देन, आप अभी 2024 में देख रहे हैं, तो 2024 में अभी जून चल रही है, तो प्रीवियस ईयर हो गया 24-25। एंड देन उसका नेक्स्ट ईयर, जहां पे तुम्हारी जो भी 24-25 में आपने इनकम कमाई है, उसके बाद जो भी टैक्स भरना है उस पर, वो कब भरा जाएगा, अगले साल भरा जाएगा। दैट विल बी असेसमेंट ईयर 25-26 में। ये मेन डिफरेंस है हमारा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में। ये दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि टैक्स हम इस इनकम पे निकालने जो प्रीवियस ईयर में कमाई थी, और उस पर टैक्स भरेंगे हम असेसमेंट ईयर में। रिटर्न फाइलिंग होती है जिसमें टैक्स भरते हैं, वो असेसमेंट ईयर में सबमिट होती है। तो ये ध्यान रखना है। असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। नाउ देन, एक और बात याद रखेंगे, असेसी जो है एक पर्सन होता है। अब पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखना। असेसी एक पर्सन होता है। पर्सन की डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जैसे आप हो गए, मैं हो गया, ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं। देन आएगा हमारी कंपनी हो गई, जैसे आपने सुना होगा कि कंपनी में टैक्स भरती है, तो कंपनी हो गई। फिर आ गया HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं इसे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
इसके बाद हमारा आगे और भी होते हैं एजीपी, बीओआई, बॉडी ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन वगैरह। कोई फर्म, लोकल अथॉरिटी, ये सब भी हमारे यहीं पे आ जाएंगे। ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन इनकी इंडिविजुअल, कंपनी, एक फर्म, हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली, ये सारी चीजें बस एक बार समझ लेना कि क्या क्या होती है। लोकल अथॉरिटी भी होती है, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह। ये तो होगा हमारी एसएससी और इनके मतलब एसएससी क्या होता है, एज ए पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन में ये सारी चीज लोग आते हैं। और भी होते हैं, एक्सेट्रा लिख देते हैं इधर। अब एसएससी को टैक्स भरना है, किस रेट पे बढ़ेगा? आप में से कई सारे लोगों ने सुन रखा होगा कि 30% टैक्स जाता है इंडिया में। ऐसा नहीं है, 30% नहीं जाता है। यू कैन मैनेज इट, अपनी टैक्स मैनेजमेंट भी होती है। इसी वजह से हम टैक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। टैक्स जरूरी नहीं है 30% हो, उनके अलग अलग स्लैब्स होती हैं। अब स्लैब रेट क्या होता है, उसके रेट्स क्या होते हैं, वो अब आप समझने वाले हैं। नाउ देन, टैक्स जो है दो रेट से लगता है, दो बेसिकली प्रोविजंस होते हैं। मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको सब अच्छे से समझ आएगा। नाउ देन एवरीवन, हमने अभी सीखा था कि एसएससी कौन होता है, एसएससी टैक्स पे करता है। अब हम देखेंगे कितने रेट से टैक्स पे करता है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि टैक्स 30% पे जाता है। ऐसा एक्चुअल में नहीं है, 30% पे नहीं जाता है। अलग अलग रेट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स निकलता है। तभी हम टैक्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो हमारे तरीके होते हैं, ऑप्शंस होते हैं एक तरीके से, जिससे हम टैक्स भर सकते हैं। या तो आप ये वाला ऑप्शन होता है एक, सेक्शन 115 बीएससी, वो यूज कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल प्रोविजंस होती हैं, वो भी एक तरीका है हमारा टैक्स भरने का। दोनों में से कौन सा बेटर है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अपनी अपनी चॉइस होती है, हर किसी के लिए अलग अलग बेटर रहता है ऑप्शन। तो इनमें से जो डिफॉल्ट ऑप्शन है, जो आप पे ऑलरेडी लगा रहेगा, आपको अगर चेंज करना है तो आप दूसरों पे जाओगे। ठीक है, उसे हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम कहते हैं। तो अभी पहले जो होता था, नॉर्मल प्रोविजन जो होती थी, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में होती थी, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण जी आई हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, उन्होंने इसे जो है सेक्शन 115 बीएससी, इसे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बना दिया है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में लिखा आएगा कि एसएससी ऑप्ट्स इन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में उन्होंने बस ये लिख के छोड़ दिया होगा। अब आपको ध्यान लगाना है, उसमें ये वाला ऑप्शन है या फिर ये वाला ऑप्शन है। ये चीज ध्यान से एक बार इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है सेक्शन 115 बीएससी अब से। ठीक है, इसको याद रखना है। हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग हम यहाँ से ही करेंगे क्योंकि ये आसान है, और फिर हम ये वाला स्टार्ट करेंगे सेक्शन 115 बीएससी पढ़ना। इसको नॉर्मल प्रोविजंस कहते हैं। इसका नाम ऐसे ही है, कोई सेक्शन वगैरह नहीं है, इसको ऐसे ही नॉर्मल प्रोविजंस याद रखना है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मल प्रोविजंस के बारे में। ये वीडियो इधर देख, ध्यान से देखना, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ इनकम टैक्स पूरा तुम्हारा बेस बनाने वाली है। ध्यान से सुनना सारे के सारे। नॉर्मल प्रोविजंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टैक्स रेट होता क्या है, टोटल इनकम जितनी भी आपने पूरे साल में, प्रीवियस ईयर में कमाई है, पूरे साल में जितनी भी कमाई है, रेट जो भी हम पढ़ने वाले हैं, रेट्स कितने लगेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि किसको एसएससी कौन होता है, पर्सन होता है, और इंडिविजुअल वगैरह होते हैं। पर्सन होते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी। हमने कंपनी और फर्म भी पढ़ा था। कंपनी और फर्म के अलग टैक्स रेट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इतना याद रखना, मेनली क्या, इंडिविजुअल ध्यान में रखना। इंडिविजुअल की जब भी टैक्स के बारे में पूछा जाएगा तो ये लगने वाला है कि टैक्स ऐसे निकलता है इसका। सबसे पहले हमारा होता है बेसिक एग्जेम्पशन। अगर आपने 2.5 लाख रुपए पूरे साल में कमाए हैं, ठीक है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, नील टैक्स रेट होता है, कुछ भी नहीं है टैक्स, जीरो आएगा आपका टैक्स। उसके बाद स्लैब्स होती हैं, ठीक है, 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगेगा टैक्स। 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक, अप टू 5 लाख, तो यानी 2.5 लाख से 5 लाख। अगर आपने 4 लाख कमाई है तो 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं लगेगा। बचा हुआ 2.5 लाख से 4 लाख आपकी टोटल इनकम है, अप टू यहाँ पे 5 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 लाख आपकी इनकम है, यहाँ पे फॉल कर जाएगी, यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो 1.5 लाख पे बचा हुआ 5% निकलेगा, 1.5 लाख पे 5% निकलेगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5%, अप टू कितना, 4 लाख तक, सिर्फ 1.5 लाख तक। यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, क्या कि आपकी इनकम यहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, 4 लाख पे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी कराऊंगा, उससे आसानी से समझ आएगा वो। तो अप टू 5 लाख 5%। ठीक है, उसके बाद 5 लाख से आपने 10 लाख के बीच में कभी जितनी भी इनकम कमाई है उस पर 20% लगेगा, और 10 लाख से जितनी भी आपने ऊपर कमाई है उस पर 30% टैक्स रेट लगेगा। तो 30% टैक्स रेट, कोई बंदा बोल रहा है कि हमने 1 लाख रुपए कमाया, उस पर भी 30,000 रुपए हमारा टैक्स लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
2.5 लाख तक तो आपको कोई टैक्स ही नहीं लगता है। 30% जो है एकदम 10 लाख के ऊपर आपने कमाए हैं पूरे प्रीवियस ईयर में, तो हमारा टैक्स लगता है 30% का। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना, जैसे एग्जैक्ट तुम्हारी 5 लाख है इनकम, अब टैक्स रेट कौन सा लगेगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला टैक्स रेट लगेगा, क्योंकि अप टू 5 लाख और फिर ग्रेटर देन 5 लाख। इसका मतलब 5 लाख एग्जैक्ट इंक्लूडेड नहीं है इस वाली स्लैब में, यहाँ पे आएगा। अलग अलग स्लैब है, स्लैब 1 2 3 4, स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3 स्लैब 4। ठीक है, यहाँ पे आएगा 5 लाख पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं आने वाला। अगर एग्जैक्ट 5 लाख इनकम है, यहीं पे रुक जाएगी। 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख रुपए पे आपका 5% टैक्स निकलेगा, वो आएगा 12,500 कुछ आएगा। ठीक है, एक बात और बता दूं, यहाँ पे लिख रखा है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये आपके चैप्टर 2 रेजिडेंशियल पर्सन है, उस पर हम सीखेंगे कि रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है। अभी आपको इग्नोर कर देना है, बाद में मैं वापस इस पे आ जाऊंगा ताकि आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होते क्या है और इसका मतलब है क्या। ठीक है, अभी इतना याद रखना, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ या आप टैक्स पे कर रहे हो, तो ऐसे नॉर्मली नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ऐसे टैक्स पे करी जाएगी। एक बात और याद रखेंगे, ये है, ये इस बंदे पे लगेगा, एसएससी पे लगेगा, उसकी एज कितनी होगी। ये उस एज के लिए है जिसकी एज लेस देन 60 ईयर्स। लेस देन 60 ईयर्स का मतलब क्या हो गया कि वो बंदा सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन नहीं है तो नॉर्मली ये लगेगी। ठीक है, अगर वो बंदा सीनियर सिटीजन है तो कितनी लगेगी और अप टू कितनी एज तक उसकी हमारी अगली वाली वो लगने वाली है टैक्स। अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कब होगा, या तो 60 ईयर्स उसकी एज है और मोर, ये होता है हमारा सीनियर सिटीजन। सिक्सटी ईयर्स और मोर, बट इन्होंने एक लिमिट लगा रखी है, क्या, बट लेस देन 80 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, 60 साल तक की एज होनी चाहिए उसकी, 60 साल या फिर उससे ज्यादा, बट 80 साल से कम होनी चाहिए। तो उसका क्या बेनिफिट होगा उस आदमी को, वो पहले बूढ़ा आदमी है। ठीक है, तो इसलिए उनसे ज्यादा टैक्स नहीं लेते हैं, ज्यादा उन्होंने थोड़ा बहुत रिलीफ दे रखा है, ज्यादा भी रिलीफ नहीं है कुछ। 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन थी, किसके लिए, नॉर्मल इंसान के लिए जो सीनियर सिटीजन नहीं है। ठीक है, 2.5 लाख से ये 2.5 लाख चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी 3 लाख रुपए। इन्होंने बड़ा आसान कर दिया, 50,000 रुपए का टैक्स बचा के 3 लाख यहाँ पे आ जाएगी। ये 2.5 लाख से क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख से अप टू 5 लाख, यहाँ 5%, बाकी नॉर्मल सेम रहेगा। 5 लाख अप टू 10% और 10 लाख 30%। ठीक है, ये हो गया सीनियर सिटीजन का। अब एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन, वो तो एकदम बुढ़े लोग रखे हैं। ठीक है, उनकी बनने के दिन आ गए हैं। सुपर सीनियर सिटीजन उसे कहेंगे हम, यहाँ से आप जैसे कर सकते हो, 80 ईयर्स से लेस वाला सीनियर सिटीजन, 80 ईयर्स या फिर 80 ईयर्स से ज्यादा वाला कौन हो गया, सुपर सीनियर सिटीजन। नोट डाउन करते रहना ये सब। 80 ईयर्स और मोर सुपर सीनियर सिटीजन, इनके लिए क्या एग्जाम्पशन दिए इन्होंने यहाँ पे, यहाँ 3 लाख की जगह 5 लाख हो जाएगा। अप टू 5 लाख इन्होंने एग्जाम्पशन कर दिए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आने वाला ही नहीं है, ये वाली स्लैब ही मिट जाएगी 5%। सीधा फिर 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। 5 लाख वाली स्लैब ही नहीं रही, क्योंकि अप टू 5 लाख तक इन्होंने बेसिक एग्जाम्पशन दे दी है, किसको, सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन। और एक बात कान खोल के ध्यान रखना, सुपर सीनियर सिटीजन भी कौन सा होना चाहिए, रेजिडेंट। ये याद रखना, रेजिडेंट, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या होता है, मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ आपको, वैसे एक लेवल लैंग्वेज में बता देता हूँ। रेजिडेंट वही होते हैं जो इंडिया के अंदर आते हैं, जैसे आपने सुना होगा एनआरआई वगैरह, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही कहते हैं उन्हें भी। तो वो हो गए नॉन रेजिडेंट, जो बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन में काम करते हैं। ठीक है, रेजिडेंट हो गए जो इंडिया में ही है और इंडिया में वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेजिडेंट। ये 5 लाख की तभी अलाउड होगी अगर आप रेजिडेंट हो, पहली कंडीशन रेजिडेंट होना चाहिए, और 80 ईयर्स और मोर की आपकी एज है। ऐसे सीनियर सिटीजन में भी था, सीनियर सिटीजन में भी जो बंदा होना चाहिए वो रेजिडेंट होना चाहिए।
सीनियर सिटीजन में भी क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए सीनियर सिटीजन। यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 ईयर्स और मोर आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, इसमें 5 लाख की जगह क्या हो जाएगी 3 लाख की, ठीक है। 60 ईयर्स रेजिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब तो हम कहाँ पे थे, रेजिडेंट जो बंदा होगा रेजिडेंट है अगर वो, ठीक है, नॉन को भी इग्नोर करते हैं, अगर वो रेजिडेंट है और क्या है सीनियर सिटीजन है 60 ईयर्स और मोर लेस देन 80, तो उस पर क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगी, बेनिफिट 3 लाख होगा। एक पॉइंट याद रखना, अगर वो बंदा नॉन रेजिडेंट है, क्या है नॉन रेजिडेंट, जो बंदे वही एनआरआई फॉरेन में रहते हैं, अगर वो नॉन रेजिडेंट है उसको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो इंडिया में काम ही नहीं करता, इंडिया में रहता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट भी उसको बेनिफिट देगी, ठीक है। अगर वो नॉन है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट, तो उसको ये 3 लाख नहीं लगने वाली है, उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे 2.5 लाख की आएगी और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2.5 लाख। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, चाहे उसकी एज 60 ईयर्स और मोर हो, 80 ईयर्स और मोर हो, अगर वो नॉन रेजिडेंट है, ध्यान रखना नॉन रेजिडेंट है, नॉन, ठीक है, वापस बोल रहा हूँ ध्यान रखना, नॉन रेजिडेंट है तो उसकी यही लगेगी जो हमने नॉर्मल, जो नॉन सीनियर सिटीजन नहीं होता उसके लिए जो हमने टैक्स लगाया था वही लगेगा 2.5 लाख वाली, और यहाँ पे भी 2.5 लाख रहेगा। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है जो मैं अभी पढ़ाता हूँ आपको। मान लीजिए प्रीवियस ईयर है जहां पे आपने इनकम कमाई और यह असेसमेंट ईयर, हमने ये पढ़ा था 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। अब आपने कभी सोचा 31 मार्च को खत्म हो जाता है हमारा इनकम, हमने कमा ली प्रीवियस ईयर में, 31 मार्च को खत्म हो गई। अब मान लीजिए किसी का बर्थडे आ रहा है 1 अप्रैल को, 31 मार्च यहाँ खत्म हो गई, उसका बर्थडे आ रहा है अगले ही दिन 1 अप्रैल को। अब वो बेचारा परेशान, उसको तो बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कहेगी जा बाहर में, जहां हमें तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता तुमसे। 1 अप्रैल को है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, 1 अप्रैल को है, मान लीजिए 1 अप्रैल को उसका बर्थडे आ रहा है। अब क्या होगा, अब क्या उसे हम कह देंगे, मान लीजिए उसकी एज क्या थी 59 ईयर्स, ठीक है। अब एक दिन की वजह से उसको कितना नुकसान हो गया, यहाँ 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो जाता है, उसको 50,000 का नुकसान हो गया टैक्स उस पर, ठीक है, तो अब वो रो रहा है, ठीक है। हम क्या होगा, उसको अज्यूम करा जाएगा, क्या अज्यूम करा जाएगा, सिर्फ इस डेट के लिए होगी, एग्जैक्ट 1 अप्रैल के लिए, और किसी दिन के लिए नहीं, आगे जो आने वाले हैं सिर्फ 1 अप्रैल के लिए। 1 अप्रैल के हम ये मानेंगे कि रात के 12 बजे, यानी 31 मार्च के रात के एकदम एग्जैक्ट 12 बजे उसका जो है बर्थडे कंप्लीट हो गया, 60 ईयर्स उसकी एज हो गई, केक काट रहा था वो उस टाइम, हमने जो है 60 ईयर्स उसकी एज कंप्लीट कर दी, तो माना जाएगा 59 ईयर्स का नहीं है जो उन्हें इनकम कमाई, वो 60 ईयर्स का ही था, ये माना जाएगा। जब प्रीवियस ईयर में उन्होंने इनकम कमाई 60 ईयर्स का ही माना जाएगा। इसका क्या इफेक्ट होगा, अभी हमने पढ़ा था 2.5 लाख की जगह क्या है उसे 3 लाख की मिल जाएगी एग्जम्पशन, ठीक है, 3 लाख की उसे एग्जम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। अब एक मैं ट्विस्ट डालता हूँ, मान लीजिए वो बंदा जो था जिसकी 60 ईयर्स की एज हो गई 1 अप्रैल को, वो क्या था, नॉन रेजिडेंट था, क्या था, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट था, तो उसको तो बेनिफिट मिल जाएगा एकदम 3 लाख का, 50,000 का है, नहीं बेवकूफ, 3 लाख का उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, 2.5 लाख रहेगी। मैं चीख के बोल रहा था, क्या रहेगा, नॉन रेजिडेंट, ध्यान में रखना नॉन रेजिडेंट, चाहे तुम्हारी एज 1 अप्रैल को कंप्लीट हो गई है, हम मान भी रहे हैं, बेनिफिट भी दे रहे हैं 60 ईयर्स का, बट अगर तुम नॉन रेजिडेंट हो तब भी क्या मानी जाएगी, फिर 2.5 लाख ही मानी जाएगी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, बेफालतू कॉम्प्लेक्स हो रहा है। नॉन रेजिडेंट इतना याद रखना, अगर तुम्हारी प्रीवियस ईयर खत्म हुआ और नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को तुम अगर 60 साल के हो गए, तो हम यही मानेंगे कि 60 ईयर्स तुम्हारी पहले कंप्लीट हो गई थी और उसकी वजह से हम तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा। नाउ देन एवरीवन, हमने अभी सीखा था ये सारी, अब बच्चे पूछेंगे सर ये हम याद कैसे करेंगे, 2.5 लाख 5% कैसे याद रहेगा हमारे दिमाग में, तो अब मेरे पीछे मैं एक पोएम सी बनाऊंगा, रिदम सी बनाऊंगा, ठीक है, उसके साथ साथ रिसाइट करना और आपको दिमाग में बिट जाएगा, खुद ही बैठ जाएगा, ठीक है। 2.5 लाख तक तो हमें पता ही है, बेसिक एग्जीक्यूशन होती है, इसको डैश पे डैश हमारा 0% टैक्स लगेगा, ठीक है। आगे कैसे याद रखना है, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ज्यादा 30%, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। एक बार और बोलना, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ज्यादा 30%, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, ऐसी रिदम में बना के याद रखोगे तो अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। नाउ देन एवरीवन, हमने अभी पढ़ा था कि टैक्स निकालते कैसे हैं नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल की तरह मैंने रफ बनाया है, ठीक है। असेसी, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था असेसी कौन होता है, उस लेवल टू पे टैक्स हैज एन इनकम ऑफ ₹15 लाख, ठीक है।
कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? बेसिकली टैक्स निकालना है कि टैक्स कितना है। इफ असेसी कौन हो गया? जो टैक्स पे करता है। ऑप्ट्स आउट, ये ओपीटीएस ऑप्ट्स आउट, ऑप्ट्स मतलब ऑप्शन था, उस पर चूज करा हमने आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे। डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे मैंने क्या बताया थी? जल्दी से बताओ। मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे होती है सेक्शन 115 बीएसी, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। उससे ऑप्ट्स आउट, ऑप्ट्स आउट का क्या मतलब हो गया? एग्जाम में ऐसे लिखाएगा ऑप्ट्स आउट। आउट का मतलब क्या हो गया? कि वो चूज नहीं कर रहा है, वो वाला ऑप्शन चूज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? हमने डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे जो है हमारी क्या, सेक्शन 115 बीएसी, ये याद रखना पड़ेगा, बीएसी। ठीक है, अभी मैं एग्जाम एक्सप्लेन करूंगा इसे, तब और अच्छे से याद करवा दूंगा। इससे ऑप्ट आउट कर रहा है, इसका मतलब क्या चूज कर रहा है? ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मतलब वो क्या चूज कर रहा है? नॉर्मल प्रोविजन, जो हमने अभी पढ़ी है, नॉर्मल प्रोविजन चूज कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स निकालेंगे। सबसे पहले हमने टोटल इनकम क्या दे रखी है? 15 लाख रुपए दे रखे हैं। टोटल इनकम कितनी है? 15 लाख। नाउ देन हमें ये नहीं दे रखा कि रेजिडेंट है, वैसे गिवन होगा एग्जाम में, मैंने अभी एग्जाम्पल रफ के लिए बनाया है। तो हम नॉर्मल मान रहे हैं कि सीनियर सिटीजन नहीं है और रेजिडेंट आदमी है। सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 ईयर से कम है उसकी एज। ठीक है, टोटल इनकम कितनी है? 15 लाख रुपए। हमने क्या टैक्स पढ़े थे? डैश 5% पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा था उसके बाद? 20% पढ़ा है। उसके बाद क्या पढ़ा था? 30% पढ़ा है। ठीक है, ये हो गए हमारे रेट। अमाउंट हम यहाँ पे निकाल देंगे, इनकम हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मुझे बताओ। बेसिक एग्जामिनेशन पढ़ी थी कितने तक? 2.5 लाख तक। 2.5 लाख के बाद क्या आएगा? 2.5 लाख से 2.5 लाख तो 5 लाख 5%। फिर क्या था? 5 लाख से 10 लाख 20%। फिर क्या था? 10 लाख से ज्यादा 30%। अब यहां देखेंगे क्या लिखेंगे? 10 लाख टू कितनी इनकम है? 15 लाख है। तो हमने क्या करा था? ग्रेटर देन 10 लाख लिख दिया था। अब हम यहाँ पे एक वो लगा देंगे अपर लिमिट टू 15 लाख। ठीक है, अब इसको नॉर्मली कैलकुलेट करना है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 0%। यहाँ क्या आ गया? डैश आ गया, 0 आ गया। 2.5 लाख से 5 लाख क्या डिफरेंस है इसमें? 2.5 लाख रुपए। 5 लाख माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख आ गया। 2.5 लाख मल्टीप्लाई हुआ 5%, जल्दी जल्दी करो। 12,500 आएगा। ठीक, 5 लाख से 10 लाख कितना गैप हो गया? 5 लाख का। 5 लाख का 20% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। ठीक है, अब 10 लाख से 15 लाख, 10 लाख से 15 लाख में कितना गया? 5 लाख का। 5 लाख का 30% कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। नाउ अब नॉर्मली क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे। यहां आ गई आपकी क्या? टैक्स लायबिलिटी आ गई। ये कितना हो गया? 2.5 लाख और 2,10,500। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। मैं एक बार और इसका एक और एग्जांपल बाद में लूंगा, ठीक है, ताकि आसानी और हो जाए। फिर इसके बाद हम